नमस्कार प्यारे बच्चों। भारतीय डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं। काफ़ी सारे नए बच्चे पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनको जो परेशानियां आ रही है उनका कैसे समस्या का निदान हो। तो फाइनली सब कुछ जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी फॉर्म अप्लाई करते समय, फॉर्म भरने के बाद सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखोगे तो इस वीडियो के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर मुझे जो है फॉलो करोगे, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर डाक विभाग जीडीएस भर्ती टोटल 21,413 पदों पर आ चुकी है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। सुनो, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु है, तो जरूर आवेदन करें। कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, ना इंटरव्यू होगा, ना फिजिकल होगा, कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। अब जो समस्याएं आ रही है विद्यार्थियों की, वो समस्याओं का मैं हल कर रहा हूं। कौन कौन से प्रश्न है वो प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने अवश्य ये इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको भी। पहला है पंजीकरण संबंधी, यानी रजिस्ट्रेशन करते समय जो समस्याएं आ रही है उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूं। पहला समस्या है, मैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन करना चाहता हूं, मुझे लिंक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है, फॉर्म तो अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन लिंक नहीं मिल रहा। उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि आप एक काम करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करना और डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे ऑनलाइन वेबसाइट पर, और वहीं से आप लिंक पर पहुंच जाओगे, फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, मैंने ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए पंजीकरण कराया है, मैं अपने आवेदन की स्थिति कहां देख सकता हूं। ये वो अभ्यर्थी है जिसने अपना फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बाद वो पूछ रहा है कि मैं मेरे फॉर्म का स्टेटस कहां देख सकता हूं। तो एक काम करो, आप जब जीडीएस एंगेजमेंट की वेबसाइट पर जाओगे, होम पेज पर जाओगे, तो वहां पर आपको स्टेटस नाम से कॉलम ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और बड़े ही आसानी से आप अपना जो है फॉर्म डाला है उसका स्टेटस चेक कर पाओगे। वैसे हम अलग से वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट है, पंजीकरण करते समय मैंने गलत मेरा नाम, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं मेरा पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग दर्ज किया है, क्या मैं अपना विवरण संपादित कर सकता हूं। यानी कि गलत डाल दिया है अभ्यर्थी ने। मैं अभी भी कह रहा हूं, जल्दबाजी ना करें। अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मार्कशीट में चेक कर लो। बहुत सारे अभ्यर्थी तो जेंडर ही गलत कर रहे हैं, मेल को फीमेल कर रहे हैं, फीमेल को मेल कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप लड़की हो या लड़का हो। मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स का कॉल आया, कह रहा था सर लिंग परिवर्तन हो गया। अरे भाई, लिंग परिवर्तन मत करो, नहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आपको जेंडर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। तो ये अगर गलती हुई है आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में, तो इसको आप बदल नहीं सकते। एडिट वाला ऑप्शन ओपन होगा लेकिन उस समय इन चीजों को आप एडिट नहीं कर सकते। जिसने गलती की है वो रोकिएगा, थोड़ा वेट करे, एंड जिसने नहीं की गलती तो वो गलती ना करना। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने गलत मोबाइल नंबर दर्ज किया है, क्या मैं अपना मोबाइल नंबर बदल सकता हूं। देखो भाई, एक स्टूडेंट्स केवल एक मोबाइल नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ओटीपी आया होगा, गलत नंबर दिया है तो ओटीपी जो नंबर दिया है उसके पास पहुंचा होगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपकी गलती है, आप दोबारा से न्यू मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा साथियों। लेकिन हो सकता है आपका डाटा मैच हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा। वैसे तो पंजीकरण से पहले एक ओटीपी पुष्टि की जाती है, इसलिए पंजीकृत मोबाइल पंजीकरण के लिए स्थायी है, जिससे संशोधित नहीं किया जाता, यानी कि मोबाइल नंबर तो आप बदल नहीं सकते साथियों। अगला है, रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने गलत ईमेल आईडी दर्ज की, क्या मैं अपनी ईमेल आईडी बदल सकता हूं। देखो, एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल आईडी को निर्धारित अधिसूचना के लिए बदला नहीं जा सकता। पंजीकरण के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन से पहले एक ओटीपी की पुष्टि की जाती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन ईमेल पंजीकरण के लिए स्थायी है, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ईमेल आईडी को आप बदल नहीं सकते। क्या रजिस्ट्रेशन के समय कोई दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। बिल्कुल साथियों, आपको 2
दस्तावेज अपलोड करना होगा। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन कलर जो आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में बना होना चाहिए, उसकी साइज 50 केबी से अधिक नहीं चलेगी, ध्यान रखना। दूसरा है आपका आपके स्वयं के सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी वही आपका जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, उसकी साइज 20 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं लेकिन मेरा राज्य, मेरा बोर्ड यानी जिस बोर्ड से मैंने 10th पास आउट किया है, पंजीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है, ये एक समस्या आ रही है। तो देखो भाई, आमतौर पर सभी राज्य और बोर्ड पंजीकरण के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में प्रशासनिक कारणों से कुछ राज्य बोर्ड उपलब्ध नहीं हो सकते। आप अधिक जानकारी के लिए संबंधित सर्किल प्रशासन हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के नंबर आपको जिस सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हो और उस सर्किल में कहीं ना कहीं आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको उस सर्किल के जिस डिवीजन से अप्लाई करना है उससे कॉन्टैक्ट नंबर लेना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रही है वेबसाइट की, वहां पर आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बोर्ड पहले से ही आप बिल्कुल चेक करना। मैंने दिए गए मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं। देखो भाई, एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर केवल एक ही मोबाइल नंबर मैप किया जाता है, यह उम्मीदवार का अपना होना चाहिए। एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। एक ही स्टूडेंट्स को 2 बार रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना चाहिए। सुन लिया आपने, एक मोबाइल नंबर से 2 बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकते। एक स्टूडेंट्स को केवल एक बार ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए साथियों। नेक्स्ट है, मैंने सही मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन मेरे मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस मोबाइल नंबर पर जो सिम लगी हुई है, उस सिम का रिचार्ज प्लान सबसे पहले देखिए। हो सकता है आपका ओटीपी वाला एसएमएस वाला रिचार्ज प्लान खत्म हो गया हो। उसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से ओटीपी भेजा जाएगा। यह तो है, केवाईसी अनुपालन वाले मोबाइल नंबर पर ही एसएमएस प्राप्त होगा। कृपया मोबाइल सेवा प्रदाता से जांच करें। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे मोबाइल सेवा प्रदाता के साथ डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब सेवा के लिए रजिस्टर नहीं करना चाहिए, जो सभी प्रचार कॉल और संदेशों को ब्लॉक कर देता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं अपना रजिस्ट्रेशन विवरण सबमिट नहीं कर पा रहा हूं, इसके बजाय पेज होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या आएगी विद्यार्थियों के सामने कि वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा, वापस वो रीडायरेक्ट होम पेज पर आ जाएगा। तो पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही सिस्टम में एक से अधिक टैब ब्राउजर नहीं खुले। बहुत बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपने मोबाइल में विभिन्न सारे ब्राउजर ओपन कर रहे रहते हैं। ऐसा नहीं करना, एक ही ब्राउजर जो अच्छा सा हो उसी से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। उस पर ही ऑफिशियली जीडीएस एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करनी है। बाकी आपको यह भी देख लेना है कि वापस रीडायरेक्ट होने का कारण क्या है, आपका नेट सही है क्या, इंटरनेट की कमी तो नहीं है, और भी कोई समस्या आपके सामने अगर आ रही है तो पर्सनली आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैंने पंजीकरण के चरण में गलती की है, क्या इसे संपादित करना संभव है? देखो भाई, संपादन विकल्प केवल उन्हीं आवेदकों के लिए सक्षम होगा जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया है, यानी फॉर्म जिसने सबमिट किया है और प्रिंट जिसने निकलवा लिया, उसको ही यहां पर एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। केवल 3 दिन का समय है आपके पास, 6, 7 और 8 मार्च। सुन लिया आपने। नेक्स्ट, अब फीस को लेकर के परेशानियां विद्यार्थी के सामने आ रही है कि मैंने फीस जमा करा दिया, ये हो गया वो हो गया। तो सुनिए, सबसे पहले तो यहां पर केवल पुरुषों की फीस लगेगी यदि वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। आपको फीस कैसे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आपका फीस नहीं लगेगा। दूसरा, यहां पर फीस को लेकर के एक और बार बार प्रश्न आ रहा था, विद्यार्थियों को बार बार कह रहे थे कि मैंने क्या है अतिरिक्त शुल्क जमा करवा दिया है, मैं रिफंड कैसे प्राप्त कर सकता हूं। देखो भाई, अगर आपने अतिरिक्त फीस जमा करवा दी है तो यहां पर एक बार भुगतान होने पर, एक बार फीस जमा करवाने पर आपको वापस फीस रिफंड नहीं होगी। फीस तो 100 रुपए है और आप जमा करा दिया गलती से 500 रुपए, तो यह मत सोचना कि 400 रुपए रिफंड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार भुगतान करवाने पर दोबारा फीस रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगी।
एंड ऑनलाइन भुगतान के मामले में यदि उम्मीदवार के बैंक से राशि कटने के बाद पुष्टि नहीं मिलती है, ध्यान से सुनना, ऑनलाइन आपने भुगतान कर दिया है और बैंक से कोई पुष्टि नहीं हुई है तो 72 घंटे का आपको वेट करना है। कहीं चिंता मत करना, टेंशन मत करना, बुखार मत चढ़ा लेना, 72 घंटे में आपके पास कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैं फीस का स्टेटस कैसे चेक कर सकता हूं? तो फीस का स्टेटस भी आप वेबसाइट पर जाना, होम पेज पर बड़े ही आसानी से चेक कर पाओगे। मैंने ऑनलाइन फीस का भुगतान कर दिया है लेकिन मैं जीडीएस पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हूं, मैं अपना शुल्क कैसे वापस पा सकता हूं? ऐसे भी बहुत सारे महानुभाव है भारत देश के अंदर। भाई साहब, फॉर्म भर दिया, फीस जमा करवा दी और बाद में पता चलता है कि मैं तो योग्य ही नहीं हूं। योग्य का मतलब देख लो, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए ओरिजिनल। 18 से 40 वर्ष जनरल की आयु, आपकी आरक्षित वर्ग को छूट है, वो सब मैंने बता रखा है कितनी छूट है। बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पास आउट हो वो बोर्ड वैलिड है या नहीं वो देख लेना। एंड आवश्यक दस्तावेज, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो आपके पास जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है या नहीं वो पहले ही चेक कर लो। ठीक है। वापस कोई फीस रिफंड नहीं होगी, आप अयोग्य के अयोग्य ही रहना, कोई फायदा नहीं होगा, ना ही आपका कुछ इसमें पैसा वापस मिलेगा। अब दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करते समय उसके बाद क्या समस्याएं आ रही है, विद्यार्थी क्या पूछ रहा है, सुनिए। मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल गया हूं, मैं अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कहां से प्राप्त कर सकता हूं? तो इसके लिए अभ्यर्थी होम पेज पर दिए गए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से पंजीकरण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? वेबसाइट पर होम पेज है, आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए और दोबारा से आप जो है उसका ले सकते हो रजिस्ट्रेशन। मैं नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बदलने में सक्षम नहीं हूं। मैंने पहले ही बोला, नाम, पिता का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा। 10th की जो मार्कशीट में है सेम टू सेम वही डालना है, भले चाहे गलत हो चाहे वो रियल हो। नेक्स्ट, मेरे पास स्थाई अलग अलग पते हैं, मैं अपना पता कैसे दर्ज करूं? तो देखो भाई, आपके पास स्थाई पता है और अस्थाई है, तो वैसे तो जब एड्रेस आप भरते हो तो एक तो प्रेजेंट एड्रेस मांगा जाता है और पास्ट जब आप कहां रह रहे हो वो भी मांगा जाता है पिछले, तो आप एक ही दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेजेंट का देना चाहो तो प्रेजेंट का दे लो और पास्ट का भी आप दे सकते हो, पुराना एड्रेस भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है। एड्रेस को लेकर तो कोई समस्या आएगी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, क्या मैं एक डिवीजन के कुछ पदों के लिए तथा दूसरे डिवीजन के कुछ पदों के लिए आवेदन कर सकता हूं? यह कैसा सवाल कर दिया विद्यार्थी ने। विद्यार्थी कह रहा है कि मान लिया जाए कोई डिवीजन है, उस डिवीजन के पदों को दूसरे डिवीजन के कुछ पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते मेरे भाई, आप केवल एक ही सर्किल, एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इधर उधर कैसे बदल सकते हो बताओ? आप कह रहे हो 2 डिवीजन मेरे पास है, मैं दोनों ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं, इसमें मैं 8 पोस्ट भरना चाहता हूं और दूसरे डिवीजन में मैं 11 पोस्ट भरना चाहता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप फर्स्ट भर लो या सेकंड भर लो, लेकिन भरने आपको एक ही डिवीजन है। समझ गए मेरी बात? अब नेक्स्ट और सवाल आपका बहुत ही इंपोर्टेंट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बच्चा पूछ रहा है, मैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरूं? तो इसके लिए आप वेट कीजिए, जल्द पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैं वीडियो बनाने वाला हूं शानदार तरीके से। दूसरा, मैंने फॉर्म अप्लाई कैसे करें, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक सब कुछ बताया है, उसमें मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरने का बेस्ट शानदार तरीका भी बताया है, तो उस वाली वीडियो को देखिएगा साथियों। ठीक है, जरूर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वैसे आप जीडीएस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब पर सर्च कर लेना, लिंक आप वीडियो निकल कर आ जाएगा। अगला है, मैं ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं, लेकिन मैं ड्रॉप डाउन मेनू में अपने विभाग में अधिसूचित सभी पदों को खोजने में असमर्थ हूं। तो देखो भाई, फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख, सर्किल वाइज पोस्ट का विवरण देख, आपकी सर्किल में कितनी वैकेंसी है, उस सर्किल के अंदर किस डिवीजन में कितनी पोस्ट है, आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, बीपीएम के कितने हैं, एबीपीएम के कितने हैं, डाक सेवक के, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कर। अब तू फॉर्म अप्लाई कर रहा है और बीच में ही यहां पर ये डिटेल्स मांग रहा है कि कितनी पोस्ट है, तो वो गलत है। फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। पहले ही एक पेन ले ले, एक कोरा कागज ले ले, दिमाग फ्रेश कर ले कि मुझे यहां से फॉर्म अप्लाई करना है, इस पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डालना है, तो वो पहले ही आपको प्लानिंग करना होता है। मैं अपना प्रस्तुत आवेदन पत्र कहां पुनः मुद्रित कर सकता हूं? देखो, ये एक विद्यार्थी पूछ रहा था कि मैंने मान लिया जाए प्रिंट निकलवा लिया, उस प्रिंट को कहीं जमा करवाना है क्या? नहीं करवाना भाई, जमा नहीं करवाना, आपको अपने पास रखना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो लेकर चले जाना।
ठीक है, लेकिन रखना है आपको पास। नेक्स्ट, मैं अन्य सर्किलों के लिए आवेदन करना चाहता हूं लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सूची में सर्किल के नाम नहीं दिखाई दे रहे। ये भी अब की बार बड़ी समीक्षा आई है कि विद्यार्थी क्या है, सर्किल से अप्लाई करना चाहता है, उस सर्किल का नाम ही नहीं है। तो एक सर्किल है राजस्थान, राजस्थान इस बार शो नहीं हो रहा है, राजस्थान से कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो कैसे आप राजस्थान से अप्लाई करोगे बताओ? तो फिर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेट, बहुत सारे राज्य हैं, राजस्थान के पड़ोसी स्टेट राज्य हैं, उनसे आप अप्लाई कर दो। सभी की लोकल भाषा हिंदी है, ठीक है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि सभी की सभी सर्किल के नाम ना आ रहे हो, सभी के आ रहे हैं। मैं सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम था और फी का भुगतान भी कर सका, लेकिन अयोग्य आयु संदेश के साथ आवेदन नहीं जमा कर पाया। देखो भाई, आप सब कुछ कंप्लीट हो लेकिन आयु आपकी नहीं है, तो कैसे आप लोग आवेदन कर पाओगे, ये आप भी समझ सकते हो। गलती करते हो, पहले नहीं देखते, आवेदन करने लग जाते हो, साइबर कैफे के पास चले जाते हो और फिर बाद में पता चलता है कि इसमें तो 18 वर्ष आयु है मिनिमम, ठीक है। तो कैसे फॉर्म अप्लाई करोगे? तो वो पहले ही देख लेना। मैं अंक दर्ज करने के लिए अपने उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का बोर्ड और वर्ष नहीं ढूंढ पा रहा। अंक दर्ज करने के लिए बोर्ड और तो ये क्या है, मार्कशीट में बोर्ड का नाम है ना, पर दिक्कत कहां आ रही है आपको? तो मार्कशीट में जो बोर्ड का नाम है वही आपका, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मान लिया जाए आपकी जो मार्कशीट है वो किसी अलग राज्य की है, उस मार्कशीट में बोर्ड का नाम भी फिर उसी राज्य से आएगा ना। सभी राज्यों में बोर्ड तो अलग अलग होते हैं ना, एक थोड़ी होता है। तो आप मान लीजिए दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हो तो वहां उस राज्य में तो कैसे शो होगा बताओ? तो वो पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं परिणाम जारी होने से पहले अपने आवेदन की स्थिति नहीं जान पा रहा हूं, तो वो स्टेटस चेक कर लेना, क्या दिक्कत वाली बात है। क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद लिए गए प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी किसी डाक पर आदि को जमा कराने का आवश्यकता? बिल्कुल नहीं जमा कराने। मैंने पदों को प्राथमिकता दी है, मेरा चयन कैसे होगा? ठीक है, अब विद्यार्थी चयन की पूछ रहा है कि ठीक है मैंने फॉर्म भर दिया है, अब चयन कैसे होगा? तो देखो भाई, चयन तो आपका बिना परीक्षा ही होगा, 10th की परसेंटेज को देख करके इसमें सिलेक्शन होगा। अब डिपेंड करता है कि आपने कहां से फॉर्म अप्लाई किया है, आपके कितने परसेंटेज है, आपने कैसे पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करो, बिल्कुल ही बड़े ही चालाकी से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर लास्ट में एक खुशखबरी भी मैं आपको दे देता हूं कि जो विद्यार्थी केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है एक ही सर्किल से, हम एक ट्रिक आपको बताएंगे कि एक विद्यार्थी 2 सर्किलों से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी तो आप किसी भी सर्किल से डाल लो, फिर मैं आपको मेरी तरफ से सर्किल बताऊंगा, उससे भी अवश्य डालना साथियों। ये तमाम जो है आपके काम आने वाली बातें थी। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन अब लंबा नहीं कर रहा, वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।